हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? पिछली क्लास में अपन स्तूपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज की क्लास में मैं आपको स्तूपों के मतलब जो स्तूप है ना, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आज स्तूपों के प्रकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो थोड़ा क्लास को आगे शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो यार। ऐसे तो काम कैसे चलेगा? सब्सक्राइब कर देनी है आप। आज मैं आपको स्तूपों के प्रकार बताऊंगा। क्या? स्तूपों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं स्तूप? किसी को कुछ पता है क्या? चलो मैं बताता हूँ आज आपको। पहला है शारीरिक। शारीरिक स्तूप है ना, इससे यह अभिप्राय है कि जो बौद्ध महापुरुष है ना, उनके जो शरीर के अवशेष है ना, उन पर बनाए गए जो स्तूप है ना, वो शारीरिक स्तूप कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा स्तूप है परिभौमिक। परिभौमिक। अब ये परिभौमिक जो है ना, ये तो परिभौमिक स्तूप। परिभौमिक स्तूपों से ये मतलब है कि बौद्ध जो महापुरुष है ना, उनके जो दैनिक में काम में आती थी ना वस्तुएं, जैसे कुछ कटोरा, कुछ भी जो भी बर्तन हैं, उन पर जो स्तूप बनाए गए हैं ना, वो परिभौमिक स्तूप कहलाते हैं। अब तीसरा स्तूप का जो प्रकार है वो है उद्देशिका। उद्देशिका। उद्देशिका जो स्तूप है ना, इससे मतलब ये है कि ऐसे स्थान जहाँ जो बौद्ध भिक्षु जो है ना, अनुयायी, जहाँ इनको ये उद्देशिका से जो अभिप्राय ये है कि जो ऐसे स्थान जहाँ बौद्ध बुद्ध महात्मा बुद्ध ना, उनको उनकी जहाँ उद्देश्य पूरे हुए थे ना, उन जगहों पर जो स्तूप बनाए गए हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? उद्देश्य का स्तूप। जो एक और प्रकार स्तूपों के प्रकार, चार प्रकार है। वो लास्ट प्रकार है संकल्पित। ये जो संकल्पित है ना, संकल्पित से क्या अभिप्राय है? जो बौद्ध अनुयायी है ना, उनके द्वारा जो तीर्थ स्थल है, बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल है, उन पर जाकर जो स्तूप बनवाए गए हैं ना, वो किस श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं संकल्पित में। ठीक है। चार हो गए ना? हाँ। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो सम्राट अशोक है ना, अशोक ने अपने जीवन काल में कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने? 84,000 स्तूपों का। ठीक है। कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000। और जो बैराट है ना, बैराट जो पर अभी पढ़ रहे, बैराट सभ्यता, यहीं से एक महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्या हुई है? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप उसका जवाब दोगे बैराट सभ्यता। जो कहाँ पे है? तो बताओ कहाँ पे है? मैंने बताया था पहले आपको। लिखो क्या इसको? है? अब यहीं से बैराट जो सभ्यता है ना, यहीं से अपन को सूती वस्त्र में बंधी है ना, सूती वस्त्र में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्या हुई है? 36 मुद्राएं। ये जो 36 मुद्राएं ना,
इनमें से 28 मुद्राएं तो हिंदू यमन शासकों की प्राप्त हुई है। किनकी? 28 हिंदू यवन शासकों की, ठीक है। और इनमें से 28 तो हिंदू यवन शासकों की मिली, बची कितनी? 8। अब 8 मिली है मौर्य शासक अशोक की। किसकी मिली है? मौर्य शासक अशोक। किसकी मिली है बच्चों? मौर्य शासक अशोक की। अभी जो 28 हिंदू यवन शासकों की मिली है ना, इनमें से 16, कितनी? 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिलेंडर, एक शासक यूनानी शासक मिलेंडर, उनकी है ये। कितनी? 16 यूनानी शासक मिलेंडर, किसकी? यूनानी शासक मिलेंडर की, ठीक है। अभी जो 8 ये मौर्य शासक अशोक की जो मुद्राएं है ना, क्या इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको आहत या पंचमार्क, आहत या पंचमार्क सिक्के। क्या? आहत या पंचमार्क सिक्के, क्योंकि इनको आहत यानी ठोक कर बनाया गया था, इसलिए इनको आहत कहते हैं ना, या पंचमार्क। अभी जो आहत या पंचमार्क जो सिक्के हैं, इनको राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? राजस्थान के सबसे प्राचीन। एग्जाम में आपको पूछ ले कि राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं या कौन है ना? निम्न में से राजस्थान के प्राचीन सिक्के हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन सिक्के, ठीक है। अब बेराट की बात चल रही है ना अपने, तो यही बेराट है ना, इसी बेराट से अशोक, जो सम्राट अशोक है ना, जिनकी ये मुद्राएं 8 मुद्राएं मिली हैं, ऊपर लिख दिया, बेराट से अशोक जो बाबरू शिलालेख है ना, वो प्राप्त हुआ है। अशोक का बाबरू शिलालेख, क्या मिला? शिलालेख से मतलब ये है कि जो अब कहीं आप देखते हो ना, बाहर के जो रोड के किनारे पे कई बार ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, है ना, उनको ऐसे शिलालेख होते हैं। मतलब पत्थर पर जो लिखा हुआ ना, उनको क्या कहते हैं? शिलालेख, ठीक है। ये कहाँ से बाबरू शिलालेख है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से मिला ये बाबरू शिलालेख? ये मिला है बेराट सभ्यता से, ठीक है। अब बाबरू शिलालेख की बात आ गई, तो बाबरू शिलालेख में क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो बाबरू शिलालेख है ना, ध्यान रखना, मैं ये बाबरू शिलालेख के बारे में लिख रहा हूँ। ये बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बीजक की पहाड़ी। कहाँ है बीजक की पहाड़ी? पिछली क्लास में मैंने बताया था, बीजक की पहाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? सॉरी,
बीजक की पहाड़ी से। अब इस शिलालेख से जो सम्राट अशोक जो कलिंग युद्ध है ना, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में, है ना, उसकी जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है बाबरी शिलालेख से, कलिंग युद्ध की जानकारी। कब हुआ था कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अब ये भी बताता हूँ जो युद्ध हुआ था किन किन के मध्य हुआ था। एक तो सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक और वर्सेज के खारवेल खार खेल नहीं है कहीं, आप खार में थोड़ा सही लिखता है उसको, खारवेल। अब ये खारवेल कौन है? हाँ जी, खारवेल कौन है? एक आएगा नटराज नाम का कोई शासक था, उसका सेनापति था ये, नटराज का सेनापति। अरे जानकारी आपको अच्छी लग रही है ना? अजय बताओ रे, अरे कुछ तो बोलो। ये बाबरी शिलालेख के बारे में ये जानकारी है, ठीक है। देखो आप मैं नेक्स्ट की जानकारी आपको बताता हूँ। इसको मैं साफ करता हूँ और फिर आगे की जानकारी अपन पढ़ते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, हल्के में मसला ना ये। इससे जो टॉपिक है ना, ये सभ्यता ही है ना, प्राचीन सभ्यता ही, इनसे हर एग्जाम में, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं इन टॉपिकों में से, ध्यान रखना आप। हाँ जी, आगे बढ़े। अब इस समय ये जो बेराट जब सभ्यता पर पढ़ रहे हैं ना, इस समय एक चीनी यात्री है, हवेन संग या क्या नाम है उसका दूसरा, युवा चुएंग, जो भारत आया था। लिख देता हूँ मैं। अब मैं अभी आपको समझाऊंगा फिर लिखूंगा, तो इसमें सीधा सा आता ना, मैं समझाते लिखता भी जाऊंगा, ठीक है। चीनी यात्री, चाइना, चीनी यात्री हवेन संग या युवा चुएंग, बेराट की यात्रा की, किसने ना, बेराट की यात्रा, ठीक है, बेराट की यात्रा की थी। जो बेराट की यात्रा की थी, कब की थी? 634 ईस्वी में, ठीक है। कब की थी? 634 ईस्वी में। अब ये जो जब भारत आए थे ना, जब भारत आया था 634 ईस्वी में, उस समय शासक कौन था यहाँ का? ये पुष्यभूति वंश का जो शासक है ना, हर्षवर्धन, उसके काल में भारत आया था। पुष्यभूति वंश का शासक है ना, वंश के शासक हर्षवर्धन
कौन? हर्षवर्धन के काल में भारत आया। ठीक है। अभी जो ह्वेनसंग या युआंग, सॉरी एक मिनट यार, ये जो ह्वेनसंग या युआनचंग है ना, इनका उपनाम भी था यात्रियों का राजकुमार। क्या था? यात्रियों का राजकुमार। ठीक है। एक नाम और था इनका, नीति का पंडित। क्या था? अरे बताओ। नीति का पंडित। क्या नाम था उपनाम इनका? युआंगचंग का यात्रियों का राजकुमार या और नीति का पंडित। ये जो ह्वेनसंग है ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम है? सी यूं की। क्या? सी यूं की। ये जो युआंगचंग है ना, ये सबसे पहले भारत कब आया था? ये सबसे पहले 630 ईस्वी में, यहाँ मेरठ में कब आया था? 634 में। उससे पहले सबसे पहले भारत में आया था 634 ईस्वी में। भारत में तो ये इसमें आया था ना 634 में, और राजस्थान में आया था। राजस्थान में सर्वप्रथम, क्या? सर्वप्रथम आया। कब आया था? 630 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ आया था? ये आया था भीनमाल में। कहाँ आया था? भीनमाल में। इसी भीनमाल को अपनी पुस्तक में भीनमाल को अपनी पुस्तक में क्या कहा था इन्होंने? पीलो भीलो या पीलो मोली भीनमाल क्या कहा था? भीलो या पीलो मोली। ठीक है। 630 में राजस्थान में सर्वप्रथम आया था, है ना? कहाँ आया था? भीनमाल में। भीनमाल को क्या कहते हैं उन्होंने? भीलो या पीलो मोली। ठीक है। अब थोड़ी भाबरू शिलालेख के बारे में अपनी कुछ जानकारी रह गई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। भाबरू शिलालेख, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रह गई है, छोटी सी है। फिर ये जो मेरठ सभ्यता ना, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस भाबरू शिलालेख को कब और किसने खोजा था? इस भाबरू शिलालेख को खोजा था किसने? 837 में ईस्वी में। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। किसने? कैप्टन बर्ट ने। और इस जो भाबरू शिलालेख है ना, इसको सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? सॉरी 834 में, है ना? 834 में कैप्टन बर्ट ने खोजा था इसको। सर्वप्रथम पढ़ा गया। कब पढ़ा गया था इसको? इसको पढ़ा गया था
1937 ईस्वी में। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने इसे सर्वप्रथम पढ़ा गया था। और ये वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में है कलकत्ता संग्रहालय में। वर्तमान में बाबू शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में। कहाँ है वो वर्तमान में? कलकत्ता संग्रहालय में। जो बाबरू शिलालेख ना, इसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। इसमें 3 शब्द लिखे हैं। कौन कौन से? एक तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध, संघ, समता, है ना, और धम्म। अभी धम्म से क्या मतलब है? ये संस्कृत भाषा के धर्म शब्द से बना है। किससे? संस्कृत भाषा के धर्म शब्द से। धर्म शब्द से किससे बना है? संस्कृत भाषा के धर्म शब्द से। और इसका जो तात्पर्य यानी इसका जो अर्थ क्या है, वो है नैतिक आचारों की संहिता। क्या है? नैतिक आचारों की संहिता। ठीक है, ये जो वैराट सभ्यता है ये हो गई आपकी फिनिश। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक और रह गई है जो आपके एग्जाम की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट जो सभ्यता है महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो पढ़ेंगे अपन। कौन सी सभ्यता है नेक्स्ट? गणेश्वर की सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर की सभ्यता। कहाँ है ये? सीकर में। कहाँ है गणेश्वर की सभ्यता? कहाँ है? सीकर। ठीक है, छोटी सी सभ्यता भी अभी 5-10 मिनट में अपन पूरी पढ़ लेंगे। बिल्कुल जो भी अपने एग्जाम में दृष्टि महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सभ्यता कैसी है? सभ्यता ये है ताम्रयुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन। ठीक है, ये पिछली जो पहले वो पढ़े थे ना सभ्यता, उनमें भी बताया था मैंने कि कौन कौन सभ्यता। ये हर एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन लगभग 90% है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जो गणेश्वर की सभ्यता है, इसका विकास कहाँ हुआ था? इसका हुआ था कांतली नदी है ना, कांतली नदी के किनारे। कांसी नदी के किनारे। ठीक है, और इस सभ्यता का उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। क्या? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। क्या है? सभ्यता की जननी। ठीक है ना। और इसकी खोज कब हुई थी? इस सभ्यता की खोज हुई थी 1977 में। ठीक है, 1977 हुई थी यार। इसकी शायद मेरे ख्याल से हाँ, इसकी खोज हुई थी 1971-72 ईस्वी में, है ना। ठीक है, किसके द्वारा? R.C. अग्रवाल और वेद्रनाथ
वीरेंद्र नाथ मित्र, इनका नाम है ये, ठीक है ना। और इसका जो उत्खनन हुआ था, इसका उत्खनन हुआ था विस्तृत उत्खनन। क्या? इसका विस्तृत उत्खनन हुआ था, कब हुआ था? 1977 में हुआ था उत्खनन, तो है ना, ईस्वी है ना। किसके द्वारा? विजय कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, ठीक है। इसकी खुदाई में ना सबसे प्राचीन वस्तुएं प्राप्त मिली है। क्या? इसकी जो गणेशों की सभ्यता ना, इसमें सबसे प्राचीन वस्तुएं मिली है। और इसी में दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं मिली है, जैसे थाली, कटोरी, गिलास। यहाँ से पूजा की थाली मिली है और त्रिशूल के साक्ष्य मिले हैं। पूजा की थाली से मतलब है कि मतलब धार्मिक धर्म में विश्वास करते थे। ये भी मैं लिख देता हूँ ना, दैनिक जीवन में काम में आने वाली, जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं, जैसे थाली, कटोरी, गिलास, ठीक है। यहीं से अपन को क्या मिली है? पूजा की थाली। क्या मिली है? पूजा की थाली। प्लस यहीं से त्रिशूल के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य? त्रिशूल के साक्ष्य, ठीक है। यहाँ से जो ये पूजा की थाली और त्रिशूल के साक्ष्य मिले ना, इससे अपन को ये पता चलता है कि यहाँ के निवासी कैसे थे। यहाँ के जो निवासी है ना, इनसे जो ये प्राप्त सामग्री पूजा की थाली और त्रिशूल के साक्ष्य, इससे अपन को ये पता चलता है कि यहाँ के जो निवासी है ना, वो धार्मिक कार्यक्रमों में विश्वास रखते थे। किसमें? धार्मिक कार्यक्रमों में विश्वास, कार्यक्रमों में विश्वास, ठीक है। और यहीं से अपन को खंडित शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? खंडित शिवलिंग के साक्ष्य, ठीक है। कहाँ से मिला? कोई पूछ सकता है कि खंडित शिवलिंग के साक्ष्य अपन को कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर की सभ्यता। कहाँ से? गणेश्वर की सभ्यता। ये कहाँ पे है? सीकर में। और यहीं से मछली पकड़ने के जो औजार होते हैं ना, मछली पकड़ने के जो तांबे के औजार प्राप्त हुए यहाँ से, जिससे ये पता चलता है कि जो यहाँ की जो निवासी है ना, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? ये मत्स्य पालन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब इनका ये व्यवसाय मत्स्य पालन था, तो कुछ तो यहाँ के मांसाहारी भी होंगे, कुछ शाकाहारी भी होंगे, है ना। मछली पकड़ने के साक्ष्य, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे, तांबे के कांटे, ठीक है। मैं बता दिया था कि आपको कि इनके जो मछली पकड़ ये प्रमुख व्यवसाय था वो क्या रहा होगा? मत्स्य पालन, है ना। और जाहिर सी बात है, जो अब मछली पकड़ते हैं तो यहाँ के कुछ निवासी मछली खाते भी होंगे, ठीक है। कुछ तो खाते भी होंगे, कुछ नहीं भी खाते होंगे। तो यहाँ के जो निवासी है ना, वो कैसे निवासी है? कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी, तो दोनों प्रकार के लोग यहाँ पे रहते थे।
ठीक है। अब एक दो छोटी सी और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्राचीन काल में जो सिंधु वासियों को जो तांबे की आपूर्ति है ना, वो यहीं से होती थी, गणेश्वर की सभ्यता से। सिंधु वासियों को तांबे की आपूर्ति यहीं से, गणेश्वर की जो सभ्यता ना, यहीं से होती थी। ठीक है। जो ये गणेश्वर की सभ्यता ना, यहीं से एक बाणागर यानी शिकार करने का जो बाणागर मिला, जिससे किसकी जानकारी मिलती है, शिकार करने की जानकारी है। बाणागर, शिकार की जानकारी, मतलब यहाँ के जो निवासी ना वो शिकार भी करते थे, शिकार की जानकारी। ठीक है। कुछ पॉइंट में बोल भी रहा हूँ तो उनको भी आप ध्यान में रखना, और लिख भी सकते हो आप, है ना। तांबे की यहाँ ताम्र की सभ्यता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो जो गहने घाटे, कुछ भी बोल सकते हो आप, गहने, आभूषण, कुल्हाड़ी, ये तांबे के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे के गहने, कुल्हाड़ी और आभूषण किसके मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर की सभ्यता, सीखकर। ठीक है। अब ये जो गणेश्वर की सभ्यता ना, यहीं से अपन को चारपाई के भी साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं, चारपाई के साक्ष्य। इसका जो ये गणेश्वर की सभ्यता ना, इसका समय, इसका जो समय वैज्ञानिकों ने क्या निकाला है, 2800 ईसा पूर्व। क्या 2800 ईसा पूर्व, इसकी समय सीमा ही ध्यान रखना। क्या है इसकी समय सीमा, 2800 ईसा पूर्व। कभी पूछ ले तो बता देना कि इसकी समय सीमा क्या है, 2800 ईसा पूर्व। यही एक क्वेश्चन और आपको पूछ सकता है कि पत्थर के बने बांध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो आपको ध्यान रखना है, पत्थर से बने बांध के जो साक्ष्य हैं वो भी यही गणेश्वर की सभ्यता से ही मिले हैं। ठीक है। तो एक सभ्यता और है, आहर सभ्यता, वो भी छोटा टॉपिक है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। इससे थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पढ़े नेक्स्ट सभ्यता। ये सभ्यता है बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है, लास्ट सभ्यता आपके एग्जाम के दृष्टि से, आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता या आहड़ सभ्यता, ये कहाँ पे है, ये है उदयपुर में। ठीक है। पढ़े। ये सभ्यता कैसी है, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता, ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है। ये जो ताम्रयुगीन सभ्यता कौन है, ये आहड़ की सभ्यता। इसका विकास कहाँ हुआ है, इसका विकास हुआ है आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। आयड़, इसी का दूसरा नाम है बेड़च, बेड़च नदी के किनारे, नदी के किनारे। ठीक है। इसी वजह से इस सभ्यता को बनास संस्कृति सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बनास संस्कृति सभ्यता। सभ्यता। ठीक है। और ये जो आहड़ सभ्यता ना, इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम है धूलकोट, यानी रेत का टीला। प्राचीन नाम है धूलकोट। धूलकोट से क्या मतलब है,
यानी रेत का टीला, रेत का टीला। ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1955 किसके द्वारा? AK व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, और इसका उत्खनन हुआ था ना, वो हुआ था विस्तृत उत्खनन, इसका विस्तृत उत्खनन हुआ था 1956 किसके द्वारा? SD सांकलिया, SD सांकलिया और RC अग्रवाल। ठीक है, फटाफट करा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे करना, आप वीडियो देखो हो जाएगा हम आपका। अगर इस क्लास के बाद में अगर आपको ये तभी भी यह याद नहीं हुआ ना, तो फिर मुझे बोलना कि आपको ये याद नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया, प्राचीन नाम हो गया। इसका एक उपनाम भी है क्या? इसका आहट सभ्यता ना, इसका उपनाम है ताम्रवती नगरी। क्या? ताम्रवती नगरी। ठीक है, ये जो आहट सभ्यता ना, इसको कालीबंगा के ठीक विपरीत सभ्यता मानते हैं। ठीक है, अब वो कैसे मानते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आहट सभ्यता को कालीबंगा के विपरीत है ना, विपरीत माना गया। अब वो क्यों माना गया, किन तथ्यों के आधार पर माना गया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, विपरीत क्यों माना गया? कालीबंगा में जो परिवार थे कैसे थे? एकल परिवार है ना, और यहाँ पे संयुक्त परिवार। कैसे? संयुक्त परिवार। परिवार कैसे थे वहाँ पे? संयुक्त परिवार। और कैसे परिवार थे? मतलब पितृसत्तात्मक थे या मातृसत्तात्मक? कैसे थे? मातृसत्तात्मक। तो यहाँ पे हो गए पितृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, कालीबंगा में सड़कें कैसी बनी हुई थी? कच्ची, लेकिन दिखने में पक्की थी। ठीक है, कच्ची सड़कें बनी हुई थी, दिखने में पक्की सड़कें थी। लेकिन यहाँ पे सड़कें पक्की थी ना, कैसी सड़कें थी? सीधी, 6 स्पोर पद्धति, बता दूं मैंने आपको। यहाँ पे सड़कें कैसी थी? घुमावदार। सड़कें घुमावदार। मकान कैसे बने हुए थे वहां के? ईंटों से, लेकिन आहार सभ्यता में पत्थर के मकान बने हुए थे। ठीक है, किसके? पत्थर के मकान, पत्थर के निर्मित मकान, निर्मित मकान। ठीक है, तो जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, वो कैसी सभ्यता थी? वो नगरीय सभ्यता थी। और ये कैसी है? उसकी विपरीत ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, जो दाह संस्कार होते थे वहां भी होते थे और यहाँ भी होते थे दाह संस्कार। उसके ये भी उसके विपरीत ही होते थे। वो कैसे? अब यहाँ पे शव के साथ जो आभूषण है ना, उनको साथ में दफनाया जाता था, आभूषण सहित, है ना। शव को आभूषण सहित
शव को आभूषण सहित दफनाया जाता था। और वहाँ पे जो कालीबंगा में ना, वहाँ का जो शव के जो दिशा होती ना, उसका सिर की दिशा वो दक्षिण में है ना, तो यहाँ पे सिर उत्तर दिशा में, ठीक है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ये देखो थोड़ी सी जानकारी हो रही है, बस मात्र 5 मिनट की जानकारी हो रही है, ठीक है। ये जो भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, अगर इन पॉइंट को भी आप पढ़ लोगे ना तो जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ तो राजे में इसमें मैं आपको बताऊँ, इसकी जो समय सीमा है ना, इसकी समय सीमा है, समय सीमा 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। ये उल्टा चलता है, ये जब ईस्ट सन आएगा ना तब से ही सुल्टा मतलब क्लॉकवाइज चलेगा ये, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। अब फिलहाल ईसा पूर्व का समय वो उल्टा चल रहा है। यहीं से अपन को कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं, ठीक है। कृष्ण लोहित मृदभांड, ठीक है। और जो ये आहार सभ्यता ना, यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, बनाने की कला के प्रमाण मिले हैं। उसको क्या कहते हैं? टेरिकोटा। ये वर्तमान में जो ये टेरिकोटा ये है ना, ये वर्तमान में मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है ये, ठीक है। मोलेला गांव कहाँ है? मोलेला गांव राजसमंद, ठीक है। यहीं से अपन को अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हैं, अन्न भंडार के साक्ष्य, अन्न भंडार के साक्ष्य, जिनको क्या कहते हैं? कोटी या फिर ओवरी बोल दो। अब अपन गाँव में इसको ओबरी बोलते हैं, ओबरी। क्या बोलते हैं? ओबरी। कोटी, ओवरी या कोटी बोल दो, ओवरी बोल दो, ठीक है। हाँ, इसको पोली भी बोलते हैं, ठीक है। यही से धान की यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य, जो चावल की जो खुशी होती है ना, जले में जो चावल है ना, चावल की खुशी, और सूती कपड़े पर छपाई के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे अपन को देख लो, अब ये इस समय के लोग कितने एडवांस थे। सूती कपड़े पर छपाई के साक्ष्य, छपाई के साक्ष्य, उल्टी तपाई के साक्ष्य मिलते हैं आपसे। यहाँ से उल्टी तपाई के साक्ष्य, इसमें बरनी, ठीक है। तो यहाँ से 6 मुद्राएं प्लस 3 मुद्राएं मिली है, मतलब है पहले 6 मिली थी, उसके बाद में 3 और मिल गई, तो 6 मुद्राएं। तो यहीं से अपन को 6 चूल्हे मिले हैं, चूल्हे, ठीक है।
ये हो गई आपकी सभ्यता फिनिश। अब जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें एक नए टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहो वीडियो को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो, जिससे कि आपके पास मतलब आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीके तो मैं यूँ ही करवा दूंगा आपकी, ठीक है। और ऐसे भी नहीं कि कोई बढ़िया महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जिन्होंने भी जो चैनल पर पहली बार आए, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लस बेल आइकन को जरूर से दबा लो, ताकि जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।